हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाई न्यूज़ चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 4 का, जो कि पार्ट 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि मार्केट या एडवर्टीज़मेंट कैसे बनाया गया नए प्रोडक्ट्स का, और कैसे नए प्रोडक्ट्स सेल किए गए, और कैसे न्यू कंज्यूमर का कल्चर एक शेप हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके दिमाग में एक सेंट्रल क्वेश्चन है। ये सोचा जा सकता है कि आखिर अब प्रोडक्ट बन गया तो लोग खरीद ही लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। सोचिए, जब पहली बार मोबाइल आया था तो लोगों को लगता था कि ये क्यों चाहिए। आज हम हर चीज़ के लिए मोबाइल यूज़ करते हैं। तो सवाल ये है कि लोगों को नई चीज़ चाहिए कि फीलिंग कैसे आई। तो इसका जवाब है द पावरफुल टूल, जो है एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग। तो अब हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट के शक्तियाँ क्या होती हैं, पावर क्या होती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को क्रिएट करती है, कंज्यूमर को। तो एडवर्टाइजिंग का काम है कि आपके दिमाग में एक नीड पैदा करना। आपको लगने लगता है कि इस प्रोडक्ट के बिना आपका तो काम ही नहीं चलेगा। आज तो एड्स हम हर जगह देखते हैं, टीवी पे, फ़ोन पे, बैनर्स पे। लेकिन ये आज की बात नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम से ही कंपनीज़ मार्केट को बढ़ाने के लिए एड्स का इस्तेमाल कर रही थी। तो अब चलिए बात करते हैं ब्रिटिश एंट्री की, और लेबल को एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज़ करे जाने की। तो अब सोचिए, जब ब्रिटिश बिजनेस इंडिया में मैनचेस्टर के कपड़ा बेचना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया होगा। उन्होंने क्लॉथ के बंडल्स पर लेबल्स लगाना शुरू कर दिया। तो इसका सबसे पहला पर्पस था कि कंपनी का नाम फेमस करना। जैसे कि अगर हमने लिख दिया मेड इन मैनचेस्टर लिखा, तो लोग क्वालिटी समझ के काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि ये काफ़ी ब्रांडेड है। ये आज के ब्रांड लोगों के लोगो जैसे ही था। जैसे कि आप आजकल देखते हो कि प्यूमा का है, नाइकी का है। तो ये सारे ब्रांड उनके लोगों के जैसे लोगों से आप अट्रैक्ट होते हैं। तो वैसे ही पहले के ज़माने में वो क्या करते थे, मेड इन मैनचेस्टर लिख दिया करते थे। तो ये आप देख सकते हो कि ऐसे मेड इन मैनचेस्टर लिख दिया है। और दूसरा था कि ये एक क्वालिटी का मार्क बताता था, और कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ, ये जैसे आप देखते हो कि हाँ मेड इन चाइना है, तो आप ये बोलते थे यार सस्ता माल होगा, अच्छा नहीं होगा। पर हाँ, कहीं मेड इन इंग्लैंड है या फिर कहीं और का है, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो कि यार इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी, ये ऐसा होगा। तो ये मार्क क्वालिटी भी डिफ़ाइन करता है आपके लेबल्स। तो अब हम बात करेंगे बियॉन्ड टेक्स्ट की। तो जो स्ट्रैटेजी, उनकी पहली स्ट्रैटेजी थी कि इमेज का यूज़ करना। तो सिर्फ टेक्स्ट काफ़ी नहीं था। ब्रिटिश कंपनी ने समझा कि इंडियन पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए हमें उनकी कल्चर दिखानी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने लेबल्स पे कृष्णा, सरस्वती लगाना चालू कर दिया। तो ऐसा आखिर क्यों कर रहे थे? तो उनकी सोच काफ़ी सिंपल थी। उन्होंने सोचा कि भगवान की फ़ोटो तो हर प्रोडक्ट में अच्छा ही लगेगा, और फॉरेन प्रोडक्ट्स काफ़ी फैमिलियर लगेगा। उन्हें लगेगा ट्रस्टवर्दी है, भैया हमारे भगवान की फ़ोटो लगी है तो अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो उनकी ये स्ट्रैटेजी थी। फिर अगर हम बात करें कि उनका दूसरा ऐड का मीडियम था कैलेंडर भी। तो लेट 19th सेंचुरी में अब कंपनीज़ ने एक ब्रिलियंट ट्रिक ट्राई की कैलेंडर्स पे, क्योंकि कैलेंडर्स हर कोई यूज़ करता था, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ इंसान हो। तो घर हो या दुकान, कैलेंडर तो हर जगह लटकाते थे। हम अभी भी लटकाते। तो पूरा साल हर दिन आपको कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देखना ही पड़ता था, और इन कैलेंडर्स पर भी हम वही देवी देवताओं की फ़ोटोज़ दिखाते थे। तो ये आप देख सकते हो
कि ये अलग अलग जगह ये देवी देवताओं की फ़ोटो लगी रहती थी, रिलीजियस इमेजनरी लगी रहती थी ताकि उनके प्रोडक्ट को बेच सके। अब अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी 2 की, रॉयल एंडोर्समेंट की, तो ये एक और स्ट्रैटेजी थी कि राजा महाराजा और नवाबों की फ़ोटो यूज़ करना चालू कर दिया उन्होंने। ये इम्प्लाई करता था मैसेज कि देखो बादशाह भी तो ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ये बताता था कि अगर आप रॉयल फिगर की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट की भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये अगर किंग्स के द्वारा यूज़ किया है तो मतलब इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। और ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो रॉयल कमांड के द्वारा बना हुआ है। तो ये सारे अगर हमने किंग की इमेज ऐसे लगा ली, देखिए ये एक एडवर्टीज़मेंट है, यहाँ पे किंग की इमेज लगा ली है, तो ये यही चीज़ बताती है कि भैया ये रॉयल किंग है, ये भी यूज़ कर रहा है तो हम भी यूज़ कर सकते हैं। आप आज के ज़माने में खुद देख सकते हैं कि आजकल के सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करते हैं तो आप उनसे इंस्पायर होते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन रिस्पॉन्स की, एडवर्टाइजिंग फॉर नेशनलिज्म। अब जब इंडियन मैन्युफैक्चर ने ये सब देखा तो उन्होंने भी अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को अपना वेपन बना लिया। उनका मैसेज सिंपल और पावरफुल था, जिसका नाम था स्वदेशी। इसका मतलब है ऑफ वंस ओन कंट्री, खुद के कंट्री का। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर थी और लाउड थी। वो ये कहना चाहते थे इस नाम से कि अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो वही प्रोडक्ट खरीदो जो इंडियंस ने बनाया है। यह सिर्फ एक आध नहीं, ये हर प्रोडक्ट्स के लिए था और ये एक आंदोलन के रूप में आया। और ये आप अभी भी देख सकते हो कि अभी भी मोदी जी जैसे कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया वाला टैग लेबल चढ़ा रहे हैं, तो ये सिर्फ उसके लिए कि हमें एक फीलिंग आए कि हमारे इंडिया से ही बनी है तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन में आ जाते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा कि फैक्ट्रीज और मनी कि इंडस्ट्रियल एज का मतलब फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी और नए वर्कफोर्स का था, पर जो हैंड टेक्नोलॉजी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता था। मार्केट बस प्लेस नहीं है एक एक्सचेंज का, बल्कि एक बैटल ग्राउंड है कल्चर का। और ब्रिटिश ऐड यूज़ करते थे इंडियन आइकॉन्स को ताकि उनके गुड्स बेच सकें। और इंडियन ऐड ने क्या स्वदेशी यूज़ करना चालू कर दिया ताकि एक नेशनल सेंटिमेंट बना रहे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। बाकी के पार्ट्स आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप डाउट कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।